आज से करीब 40-50 साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भूपति नामक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास एक टांगा था जिससे वे अपना गुजारा करते थे। उनकी खुशी तब और बढ़ गई जब उनके घर एक पुत्र जन्मा जिसका नाम देवेंद्र रखा गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देवेंद्र के जन्म के 1 साल बाद ही भूपति का निधन हो गया। अब पूरा परिवार सिर्फ उसकी मां पर निर्भर था। मां ने अपने बेटे को कड़ी मेहनत से पाल पोसकर बड़ा किया और उसे स्कूल भेजा। लेकिन 8वीं कक्षा के बाद देवेंद्र ने पढ़ाई छोड़ दी और अपनी मां के साथ खेतों में काम करता और काम में हाथ बटाता था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मां का निधन हो गया। अब देवेंद्र अकेला पड़ गया था। धीरे धीरे गांव के गुंडों, जुआरियों और शराबियों की संगत में पड़ गया। नशा, जुआ और गलत संगत ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक दिन जुए के दौरान देवेंद्र की एक व्यक्ति से कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर देवेंद्र ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। वह नशे में था, लेकिन अब उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। जैसे ही गांव में इस घटना की खबर फैली, पुलिस देवेंद्र को पकड़ने के लिए दौड़ी। उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, देवेंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर भाग गया। रात के अंधेरे में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि अब अगर रुका तो सीधा फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। घोड़ा जंगलों, नदियों और गांवों को पार करता हुआ एक अनजान नगर में जा पहुंचा। देवेंद्र थक चुका था, भूखा प्यासा था। तभी उसने एक आलीशान हवेली देखी। हवेली इतनी भव्य थी कि देखने से ही लगता था कि इसमें कोई रईस व्यक्ति रहता होगा। देवेंद्र ने घोड़े को बाहर बांधा और हवेली के अंदर गया। वहां उसने एक लंबा, चौड़ा, मजबूत शरीर वाला आदमी देखा। उसके पास ही एक बेहद सुंदर महिला खड़ी थी, जिसने जैसे ही देवेंद्र को देखा उसका चेहरा उतर गया। आदमी ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? देवेंद्र ने झूठ कहा कि वह एक राहगीर है और बहुत प्यासा व भूखा है। आदमी ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और शराब भी पिलाई। लेकिन देवेंद्र ने देखा कि वह औरत उसे घृणा और डर भरी नजरों से देख रही थी। रात भर देवेंद्र सोया, लेकिन सुबह होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। देवेंद्र जैसे ही घोड़े पर चढ़ा, उसे अचानक चक्कर आया और वह नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका घोड़ा उसे खींचते खींचते एक तंबू के पास ले आया, जहां एक वैद्य डॉक्टर ने उसे संभाला। जब देवेंद्र को होश आया तो वैद्य ने कहा, तुम्हें किसी ने जहर दिया था। अगर तुम्हें समय पर इलाज न मिलता तो तुम मर चुके होते। अब देवेंद्र के दिमाग में झटका लगा। उसने सोचा, उससे जहर कौन दे सकता है। फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, मैंने तो उसे हवेली में ही खाना खाया था और शराब पी थी, वह लोग मुझे क्यों मारेंगे? उनकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? वैद्य ने कहा, क्या सोच रहे हो? देवेंद्र ने कहा, कुछ नहीं। वैद्य ने कहा, 3-4 दिन तक तुम्हारा इलाज चलेगा। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। वैद्य उसे अपने घर ले गया। जब देवेंद्र ने देखा कि यह वही हवेली थी जहां वह रात को रुका था, तो उसका शक और गहरा हो गया। उसने देखा वह आदमी वहां पर नहीं था, लेकिन वह औरत थी। वैद्य ने कहा, यह मेरी पत्नी है अनिका। अब देवेंद्र को सारा मामला समझ में आ रहा था। एक दिन जब वैद्य बाहर गया तो देवेंद्र ने औरत से सीधे पूछा, तुमने मुझे जहर क्यों दिया? औरत घबरा गई, फिर गुस्से में बोली, मैं तुम्हें क्यों जहर दूंगी? इसीलिए कि मैंने तुमको उस पराया मर्द के साथ देख लिया था। फिर वह बोली, हाँ, तुमने हमें देख लिया था, इसलिए तुम्हें मरना ही था। देवेंद्र ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं तो मुझे 50,000 रुपये दो। अनिका डर गई और उसने कहा, मुझे शाम तक का वक्त दो। वैद्य के बाहर जाने के बाद अनिका घर से निकली और वह उसी बंगले में गई जहां रमेश रहता था। रमेश को सारी बात बताई, पैसे लिए और 20,000 रुपये देकर पीछा छुड़ाने की कोशिश की। देवेंद्र पैसे लेकर चला गया, लेकिन रमेश को शक हो गया कि देवेंद्र इतनी आसानी से क्यों चला गया। उसे डर था कि कहीं वह पुलिस को सब कुछ न बता दे। रमेश ने अपने गुंडों के साथ देवेंद्र का पीछा किया और रास्ते में उसका घोड़ा रोक दिया। उसने पिस्तौल निकालकर देवेंद्र के सिर पर तान दी और गुस्से में कहा, तूने समझा कि पैसे लेकर भाग जाएगा?
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। फिर रमेश ने एक बोतल शराब निकाली और उसे धमकाते हुए कहा, इसे पी वरना गोली मार दूंगा। देवेंद्र जानता था कि रमेश कितना खतरनाक है। उसकी आंखों में नफरत और क्रूरता साफ झलक रही थी। मजबूर होकर देवेंद्र ने शराब पी ली। जैसे ही उसने आखिरी घूंट पिया, रमेश ने जोर से हंसते हुए कहा, इसमें जहर है, 3 घंटे के अंदर तू मर जाएगा। देवेंद्र के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ रहे थे। उसने सोचा कि उसे तुरंत किसी नगर में पहुंचना होगा जहां उसका इलाज हो सके। लेकिन समस्या ये थी कि आसपास कोई नगर नहीं था। सबसे नजदीकी नगर भी कम से कम 5 घंटे की दूरी पर था। अब देवेंद्र के पास सिर्फ 3 घंटे थे और नगर 5 घंटे दूर था। उसने अपने घोड़े को जितना तेज हो सकता था दौड़ा दिया। घोड़ा पूरी ताकत से भागा, लेकिन आधे रास्ते में वह थककर रुक गया। देवेंद्र ने घड़ी देखी, 3 घंटे पूरे हो चुके थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कोई कमजोरी या बेहोशी महसूस नहीं हो रही थी। उसने कुछ देर आराम किया, लेकिन अब भी कोई जहर का असर नहीं था। 4 घंटे बीत गए, फिर 5 घंटे। जब वह आखिरकार नगर पहुंचा तो उसने सोचा, अगर रमेश ने सच में जहर दिया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। अब उसे समझ आ गया कि रमेश ने उसे धोखा दिया था। वह सिर्फ चाहता था कि देवेंद्र डरकर बहुत दूर भाग जाए और कभी लौटकर न आए। नगर में पहुंचने के बाद देवेंद्र एक व्यापारी सेठ के पास गया और रोजगार मांगा। सेठ ने उसे काम पर रख लिया और धीरे धीरे देवेंद्र ने ईमानदारी से जीवन जीने का फैसला किया। कुछ समय बाद सेठ की बेटी आरती को देवेंद्र से प्यार हो गया। जब सेठ को ये पता चला तो पहले वह नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने देवेंद्र की ईमानदारी देखकर दोनों की शादी करा दी। इस तरह उसका जीवन हंसी खुशी 3-4 साल बीत गया। उसे यह बात हमेशा खटकती रहती कि आखिरी वक्त रमेश ने उसे झूठ क्यों बोला था, कि उसने दारू में जहर मिलाया है। देवेंद्र फिर से उस गांव में गया। वेद देवेंद्र को देखकर बहुत खुश हुआ। देवेंद्र रमेश से मिलना चाहता था, लेकिन उसे कोई बहाना चाहिए। उसने वेद को कहा, चलो शाम को बाहर घूम कर आते हैं। वेद कहा, मुझे भी कोई मरीज को देखना है। और वह घूमते घूमते रमेश के बंगले के आगे से निकल रहे थे। देवेंद्र ने वेद से पूछा, यह बंगला किसका है? वेद बोला, चलो इस बंगले में दिखाता हूँ। मुझे या मरीज को देखना है। जब अंदर जाकर देखा तो रमेश अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसने मन ही मन सोचा, इतना लंबा तकड़ा सुंदर शरीर वाला, उसकी यह हालत कैसे हो गई? फिर वेद ने उसे इंजेक्शन दिया और कुछ दवाएं खिलाई। फिर वे दोनों घर पर आ गए। अगले दिन वेद ने कहा, चलो आज हम सब पिकनिक पर चलते हैं। जब वे सब पिकनिक पर गए तो देवेंद्र से रहा नहीं गया। उसने पूछा, रमेश की यह हालत कैसे हो गई? वेद ने कहा, यह हालत उसकी मैंने की, यह करना जरूरी था। बात जब घर की इज्जत पर आ जाए तो वैद्य ने देवेंद्र को बताया, मैंने उससे वही जहर दिया जिससे उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने उसे धीमी मौत दी ताकि उसे हर दिन अपने पापों का एहसास हो। देवेंद्र ने ये सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने अतीत से सीखा कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। उसने अपने अतीत को वहीं छोड़ दिया और अपने परिवार के पास लौट गया, जहां उसे एक नई और ईमानदार जिंदगी मिली।